झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। चले आज हम कहीं और चलते हैं। आज मैं आपको ले चलती हूँ उत्तर भारत और बिहार की तरफ। आज हम एक पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। पूरक पठन का मतलब समझते हैं आप? पूरक पठन भले अपने सिलेबस में केवल 4 मार्क के लिए आता हो, लेकिन बहुत बड़ी कहानी देखी जाता है, बेहद खूबसूरत कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु लिखित ठेस कहानी। ठेस मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? ठेस लागली, नाही का? ठेस केव्हा लागते? जेव्हा आपण चालतो मराठीमध्ये। लेकिन हिंदी में ठेस कब लगती है जानते हो? हिंदी में ठेस शरीर को नहीं लगती, दिल को लगती है। जब कोई तकलीफ देता है, जब कोई दिल दुखाता है, तब दिल पे ठेस लगती है। देखते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी में किसने कैसी ठेस लगाई किसे। चलोगे मेरे साथ? गौर से सुनना। सिरचन कहानी का मेन कैरेक्टर। सिरचन आलसी है। कोई उसे अपने खेत पर भी काम करने के लिए नहीं बुलाता है। क्यों? अरे भाई, वो बेसिकली कलाकार आदमी है। कलाकार आदमी कैसा कलाकार? कोई पेंटिंग नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने गांव देहातों में देखे होंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर क्षेत्र में लोक कला, लोक कारीगर होते हैं। एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक खासियत होती है उनकी। जैसे बैम्बू से टोकरी बनाने वाले, या क्रोशिये से डिजाइन करने वाले, पैठणी साड़ी या बनारसी साड़ी, हैंडलूम, याद है ना आपको? हाथ से स्वेटर बुनने वाले, बहुत सारे हाथ से लकड़ी लेकर लकड़ी पर एक अपनी कलाकारी दिखाने वाले, सांगानेरी प्रिंट या बांधनी प्रिंट या अमुक या टमुक, दुनिया भर की चीजें अपने पास। अपने भारत में ऐसे कारीगरों की कमी नहीं रही। लेकिन समय बदलता गया, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता गया। झटपट चाहिए, इंस्टंट फूड का जमाना है। 2 मिनिट में मैगी बनके तैयार है। पुरणपोळी करायला 2 तास लागतात। पण पुरणपोळी ती पुरणपोळी है ना, उसका मैगी के साथ क्या कनेक्शन? मैगी अपनी जगह है। वैसा ही कुछ है कि गांव देहातों में अपने हाथ की कारीगरी दिखाने वाले, चाहे वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला हो या फिर किसी डोरी पर चलकर दिखाने वाला कलाबाज हो, ऐसे हर एक का अपना एक खासियत रहा, एक अंदाज रहा है। सिरचन को भी एक ऊपर वाले ने खास गुण दिया था। बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में एक घास उगती है। उस घास का एक एक तिनका इकट्ठा करते हैं और उस तिनके को पतली सी सुतली के धागे से बुनकर उसके कर्टन्स यानी पर्दे, आसन ये बनाए जाते हैं। ज्याला आपण चटई म्हणतो, जिसको मैट कहते हैं ना, चटई, वैसी बनाई जाती, घास के तिनके से होती है। क्या कहते हैं आजकल तुम्हारी भाषा में? हर चीज हर्बल होनी चाहिए, बराबर ना, शरीर के लिए अच्छी होती है। तो बस ये परंपरा अपनी बहुत पुरानी है। तो उस घास के तिनके से चटई बनाने की कला, पर्दे बनाने की कला, आसन बनाने की कला सिरचन को आती थी। महाराष्ट्र में अपने नागपुर, चंद्रपुर साइड में वाड़ा असतो, वाड़ा एक वो भी घास होती है। गर्मी के दिनों में उसके कर्टन्स बनाए जाते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं, खुशबू भी आती है और गर्मी भी नहीं लगती है। ये सब हमारे पुराने आयुर्वेद का कमाल है। तो सिरचन को भी इस तरह का हुनर हासिल था।
एक समय था कि जब उसकी झोपड़ी के सामने लोगों की लाइन लगती थी, सिरचन हमारे लिए एक शीतल पाटी बना दो ना। शीतल पाटी यानी चटई, हमारे लिए एक बना दो ना। नहीं नहीं, दो कुश आसनी जोड़ी, यानी भगवान के सामने आसन रखते हैं जिस पर बैठ के पूजा करते हैं, दो जोड़ी वो बना के दो ना। ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, टाइम नहीं मिलता था उसे। ये जो कलाकार लोग होते हैं थोड़े दीवाने होते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। पर धीरे धीरे सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, मशीनों से बनने लगा, आर्टिफिशियल चीजें आ गई, इसकी डिमांड कम हो गई। अब 2 वक्त की रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा, तो कोई खेत पर मजदूर करके बुलाता था, लेकिन झेलना पड़ता था इसे। मुंह फट, एक नंबर का मुंह फट, पर दिल का अच्छा था। लेखक अच्छी तरह से जानते थे। लेखक की मां ने कहा, बेटा जरा सिरचन को बुला ला, बेटी को ससुराल विदा करनी है ना, तो उसके लिए शीतल पाटी और चटाई और कुश की आसनी जोड़ी ये सब बनवानी है। लेखक ने कहा, अम्मा उसको पहले खाने पीने को कुछ देना पड़ेगा, एक नंबर का चटोर है, चटोर। अच्छा अच्छा खाने को तो अच्छा अच्छा काम करेगा। सिरचन का एक ये थोड़ा वीक पॉइंट था, टेस्टी फूड दो, काम बढ़िया करेगा। माँ ने कहा, बुला ला, वो मुझे बहुत मानता है। सिरचन आया, काकी बड़ी खुशबू आ रही है। हाँ सिरचन, तेरे लिए मैंने कुछ रखा है। अभी मैं मक्खन से घी बना रही थी, उसके नीचे की खखोरन रखी तुम्हारे लिए और चूड़ा भी रखा है। सुनो सिरचन, अपनी मानू ससुराल जा रही है, ससुराल से संदेशा आया है कि शीतल पाटी कुश आसनी जोड़ी बना के भेज देना। हाँ, मिठाई कम भेजोगे तो चलेगा। क्या चाची, अपनी मानो दीदी के लिए नहीं बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? लेखक का घर जॉइंट फैमिली, बड़ी हवेली, घर में बेटी की विदाई होने वाली है, मेहमान हैं, पकवान बन रहे हैं, बाहर बड़ा आंगन रखा है और उस आंगन में अपना सिरचन बैठ गया। ऐसी खपच्चियां बांस के, उस पर सुतली के धागे। आपने कभी देखा हो ना हैंडलूम में कैसे वो काम चलता है? बस यूं समझो कि ये छोटा सा हैंडलूम वाला काम वो कर रहा है। एक एक सुतली के धागे से एक एक अच्छी तरह से घास को बांध रहा था और एक एक सितारा उसमें जड़ रहा था। देखने वाले देखते रह गए, काम तो बड़ा जोरदार हो रहा है। अब उस घर में एक बहू भी थी, कंबाइन फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, तो मझली बहू थी। इस मझली बहू को अपने मायके का थोड़ा घमंड था, पैसे का। अब वहां से गुजर रही, बोली, पहले मालूम होता कि अम्मा आपको जो धोती देने वाली है मोहर छाप वाली, मैं भी अपने भैया से कहती हमारे लिए भी बना देते। अब ये तो सिरचन है भाई, मुंह फट है ये। इसने कहा, ओ बहू रानी, ये धोती मिलने की वजह से नहीं हो रहा है, ये तो हमार मानू दीदी के लिए हम बना रहे। हाँ, मानू दीदी का दूल्हा बड़ा अफसर है, मानू दीदी के लिए बना रहा हूं। लो, टॉन्ट मारा उसने बहू रानी को। अब बहू रानी तो तिलमिला गई, अंदर जाके रोने लगी। इतने में दूसरी चाची जो थी वो आई और उन्होंने लेखक की अम्मा से कहा, देखो ये सिरचन ने बहू रानी से क्या कहा। अम्मा ने कहा, सिरचन अपने काम से काम रखो। और बहू से कहा, सिरचन को नाश्ता कलेवा दे दो। अब फिर गलती हुई उससे, बहू रानी से। उसने ऐसे मुट्ठी भर बूंदी ली और सिरचन के सामने प्लेट में फेंक दी। सिरचन को तो कहाँ सहन होता है, काम का नंबर 1 जो होता है ना, वो किसी बात को सहते नहीं है, वो अपने काम में बेस्ट होते हैं, तो वो भी बेस्ट चाहेंगे। सिरचन ने कहा, ओ बहू रानी, तो हर मायके की मिठाई आई है जो ऐसे फेंकती जा रही हो। आप समझ रहे हो ना कि कैसे टॉन्ट पे टॉन्ट चल रहे एक दूसरे को। अब बहू रानी तो बस नाराज हो गई, अंदर जाके बैठ गई। इतने में मानू
उस घर की लड़की जिसकी विदाई होनी थी, सिरचन जिसको अपनी बहन की तरह मानता था, वो आई और कहा, दादा घर में 10 तरह के लोग हैं, आप किसी की बात का बुरा मत मानो, आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। पान। अपने उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में पान खाने का रिवाज है। देखो बिहार में अपने हाथ से पान का बीड़ा बना के उसने मानू को, सिरचन को दिया। खुश। गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को धन दौलत रुपया पैसा नहीं, मान दे दो बस। कि अपने हाथ से इस घर की बेटी मेरे लिए पान लेकर आई, खुश हो गया। अब वो पान का बीड़ा, अब ध्यान से देखना मेरे एक्सप्रेशंस को। अब उसने वो पान का बीड़ा लिया, मुंह में डाला, ठीक है। अब वो पान का चबा के खा ही रहा था कि चाची जी वहां से गुजर रही थी। ये वही चाची है जो सिरचन को भला बुरा बोलती थी। अब ये सिरचन भी कुछ कम नहीं है। चाची को चिढ़ाने के लिए इसने क्या किया, देखो ऐसे पान खा रहा है। ओ चाची, थोड़ा जर्दा है क्या? जर्दा, सुगंधी जर्दा। बस चाची को तो तन बदन में आग लग गई, जो गालियां देने लगी। माटी मिले, सत्यानाश हो तेरा, घर पे क्या जर्दा खाता है तू, इधर पान चबा चबा के दिखा रहा है। अरे बाप रे, जो बर गालियां दे रही, क्योंकि इंसल्ट लगा उनको कि ये मामूली कारीगर मेरे से जर्दा मांग रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। बस शुरू हो गई वो तो वहां पर। अब चाची ने उसे गालियां दी। सिरचन 2 मिनट बैठा, उठा, पूरा पान कहीं जाके थूक दिया, झोला डंडा समेटा, ये जा वो जा, सब देखते रह गए। शाम को लेखक सिरचन के घर गया। सिरचन जमीन पर लेटा हुआ था। ध्यान से सुनना। सिरचन ने कहा कि बबुआ, क्या मैं मोहर छाप वाली धोती के लिए काम कर रहा हूं, पैसे के लिए काम कर रहा हूं? ये देखो कितनी धोतियां पड़ी है घर में। ये जिस शीतल पार्टी पे मैं पड़ा हूं ना, ये मेरे पत्नी के हाथ की बनी है। खुद भी मरी, बच्चे भी मर गए। किसके लिए जी रहा हूं मैं? किसके लिए करना है मुझे ये? नहीं, तुम्हारे घर में मेरी इज्जत थी, तुम्हारे यहां मेरी इज्जत थी, बस उस इज्जत के लिए मैं कर रहा था। नहीं बबुआ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया, कलाकार के दिल को ठेस लगी है। मुझे याद आया, एक बार पड़ोस के गांव का सरपंच की बेटी और उसका बेटा और ऐसे बड़े बड़े लोग आए थे। इसने सबके सामने उनका पानी उतार दिया था। बोला, ओ बबुआ, तोहार यहाँ तो नाखून से खांट के भाजी परोसते हैं और इमली की कढ़ी बनती है, हमारे लिए भेदभाव होता है। साफ बोल दिया था सबसे। और वो सरपंच की बेटी ने कहा, अम्मा को बोल दूंगी, इतनी बड़ी बात बता रहे हो? सिरचन ने कहा, बस बेटा बस, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो तोहार अम्मा इतना सा सत्तू देके इतना काम करवाती है। मुंह फट। सिरचन मुंह फट था, काम में नंबर 1 था। इसलिए जब आज चाची ने बुला से कहा, बुरा कहा, गाली दी, ठेस लगी उसको। आज मानू दीदी को मैं पहुंचाने जा रहा हूं। सामान लिया, थोड़ी परेशान थी। स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी आई, सामान रख ही रहा था। बबुआ जी, बबुआ रुको, मानू दीदी। देखा तो सिरचन भागा हुआ आ रहा है, ये इतना बड़ा बंडल उसके हाथ में। मानू दीदी, आपके लिए मानू दीदी। जैसे ही दीदी पैसे निकाल कर, ना दीदी, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए।
खोल के देखा तो इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर वो शीतल पाटी, कुश की आसनी जोड़ी और सिरचन मानू दीदी के लिए लेकर आया। दिल का बुरा नहीं था। हमें कलाकारों का सच में सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सिरचन कलाकार है, दिल का बुरा नहीं है। पूरी मेहनत करके वो मानू दीदी के लिए उपहार लेकर आया, एक पैसा भी नहीं लिया। कलाकारों के दिल को ठेस लगाने की बजाय उनका उचित सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठेस लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। आज बस इतना ही। थैंक यू।